हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के जो आंकिक प्रश्न हैं, जो कुछ डिफ़िकल्ट आंकिक प्रश्न हैं, वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो अब हम लेते हैं चैप्टर 4 का आंकिक जो प्रश्न है वो फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आंकिक का, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि आपके पास में एक संधारित्र है, एक गोलाकार चालक है जिसकी धारिता 1pf है। तो चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता C बराबर 1pf, और 1pf से हमारा मतलब है 10 की घात -12 फैरेड। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख ली। इस गोलीय चालक की धारिता दे रखी है और इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है, तो हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या r। तो r ज्ञात करनी है, तो ये आपको दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि धारिता जो होती है वो C इक्वल 4 पाई, गोलीय चालक की धारिता C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। आपको चाहिए R, तो R बराबर हम लिख सकते हैं C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है तब K इंटू में C। तो R की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास में KC आ गई, और K की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और धारिता जो दे रखी है वो है 1 फैरेड। दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर -12। तो ये तुम्हारे पास आ गई किसमें, मीटर में। क्यों? क्योंकि SI मात्रक चल रहे थे। अब आप R का मान निकालेंगे तो ये आपके पास 9 गुना 10 की घात -3 रह जाएगा, क्योंकि -12 प्लस 9 करोगे तो -3 मीटर, लेकिन इसको मिली कहते हैं। तो फिर ये R की वैल्यू आपके पास में 9 mm रह जाएगी। तो ये आपके पास में जो है गोलीय चालक की त्रिज्या आ गई। तो समझ गए होंगे, आपको धारिता दे रखी थी, त्रिज्या पूछी थी, गोलीय चालक की धारिता का ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन, और यहां से हमने R इक्वल ये लिख लिया। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में 4 पाई और एप्सिलॉन का मान रखते तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड बनती, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन को K लिख दिया जाए तो उस केस के अंदर इसको जो है कैलकुलेट करना, इसकी गणना करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इस गोलीय चालक की जो है त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आंकिक प्रश्न 1। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरे आंशिक प्रश्न पर आते हैं। देखिए दूसरा आंशिक प्रश्न क्या है। क्वेश्चन सेकंड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड। इसमें दे रखा है कि आपके पास में जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिया है क्षेत्रफल प्लेटों का A इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 100 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, पूछा क्या है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण Q कितना है, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहां से हम ये देखें कि Q का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सॉल्यूशन हमें पता है कि प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और E इक्वल
सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए Q की वैल्यू, तो Q इक्वल एप्सिलॉन नॉट A इंटू में E। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो आवेश का मान आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट और A और E की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो बोलो कैसे लिखा जाए। Q बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है, इंटू A की जो वैल्यू है वो है 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हमारे पास में वो 100 न्यूटन है, तो इंटू में 100। लेकिन आप यहां देखेंगे ये 10⁻2 और ये 10⁻2, 10⁻4 प्लस की हो गई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 8.854 गुणा कितना 10⁻−12। तो फिर ये जो आवेश रह गया, तो फिर Q इक्वल 8.854 गुणा 10⁻−12 ये कूलम। तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण आपके पास में ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला हम लगाएंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू आपको जो है वो दी गई है। तो प्लेटों पर आवेश क्या होगा, तो परिमाण तो ये होगा, लेकिन एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, तो एक प्लेट पर आवेश का जो मान होगा प्लस Q, दैट इज प्लस 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश है, तो माइनस 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम। ये आपके पास में जो है आवेश होगा, ये आवेश का परिमाण होगा। इस तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन सेकंड कर सकते हैं, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तीसरी पर। तो क्या दिया है तीसरी प्रॉब्लम में, देखिएगा। यहां इसमें दिया गया है कि आपके पास में जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसको एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। तो विभवांतर जो है वो निश्चित रखा जाता है, विभवांतर विनियत, विभवांतर विभवांतर V जो है वो नियत रखा जाता है, ये आपको गिवन है। ठीक, लेकिन विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई। तो फिर पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई, इसको हम T से डिनोट करेंगे, और ये रखी जाती है 3 मिलीमीटर, तो 3 mm, जिससे हमारा मतलब होगा 3 गुणा 10⁻³ मीटर। ये जो पैरावैद्युत पदार्थ है ये कुछ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में इतनी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। लेकिन क्या कहा गया है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर जो है वो बढ़ानी पड़ती है, जिससे कि इसका विभवांतर सेम बना रहे। कितनी मध्य दूरी बढ़ानी पड़ती है, तो दूरी में जो परिवर्तन है। तो फिर हमारे पास में हम ये मान लें प्लेटों के मध्य प्रारंभिक दूरी, प्लेटों के मध्य प्रारंभिक दूरी वो है D, और अंतिम दूरी ये है हमारे पास में कैपिटल D'। और परिवर्तन कितना हुआ दूरी में, परिवर्तन हुआ D' माइनस D इक्वल ये है 4 mm, 2.4 mm, 2.4 mm बराबर 2.4 10⁻³ मीटर।
तो पूछा ये गया है कि इस पदार्थ का एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन आर क्या होगा। ठीक है, तो विभवांतर v को नियत रखते हुए, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन की मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल जो सिचुएशन है उसको दोबारा से मैं आपको बोल देता हूं। क्या दिया गया है, यहां दिया गया है कि विभवांतर प्लेटों के बीच का विभवांतर v को हमें नियत रखना है, लेकिन नियत रखना है, लेकिन यदि हम जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे इस मोटाई का, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो है जब विभवांतर नियत हो गया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश तो पहले से ही, आवेश जो है आपके पास में वो जो है वो नियत है, आवेश तो हम बढ़ा नहीं रहे, विभवांतर को हम नियत रख रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर ये कह सकते हैं कि पहली स्थिति में जो धारिता है और दूसरी स्थिति में धारिता जो है वो सेम होगी। तो हमें किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसे ये हम जो है इससे इसमें निकालना चाहते हैं कि वो हमें जो है यहां पर उतनी ही धारिता रखने के लिए, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने रिपीट करता हूं। देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब पहले इसकी धारिता C है, इसके बीच में विभवांतर जो है वो आपके पास में नियत है, विभवांतर V नियत है, लेकिन विभवांतर V नियत है तो आवेश का कुछ ना कुछ Q मान है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि C बराबर हम Q बटे में V लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर हमें क्या करना है कि विभवांतर को नियत रखना है, और अब हम इसमें एक परावैद्युत पदार्थ रख दें। तो परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें धारिता जो है C दूसरे वाले केस में भी उतनी ही लानी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन जो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ आपके पास में बात ये आई कि उतनी ही धारिता रखते हुए, उतनी ही धारिता यदि हम रखना चाहते हैं जो धारिता पहले थी, तो हमें जो है कितना परावैद्युतांक, कितना जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने का रखना पड़ेगा, जिससे कि पहले वाली स्थिति में धारिता और दूसरे वाली स्थिति में धारिता क्या बनी रहे, समान बनी रहे। ठीक है, तो फिर हम यहां सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। यदि विभवांतर समान रखते हुए प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, तब प्रथम स्थिति में धारिता, परावैद्युत पदार्थ नहीं रखने पर धारिता बराबर परावैद्युत पदार्थ नहीं रखे जाने पर धारिता, नहीं रखने पर धारिता बराबर परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता। तो ये यहां पर मेन बात है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमें जो है कितने एप्सिलॉन आर का परावैद्युत पदार्थ रखना पड़ेगा कि हमें जो है इतना परिवर्तन करना पड़े प्लेटों के बीच, जिससे कि विभवांतर क्या बना रहे, नियत बना रहे। तो फिर ऐसी स्थिति में कहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ नहीं रखने पर धारिता का मान बराबर किसके हो जाए, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता के। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं C बराबर C डैश। तो ये यहां से भी लिख सकते हैं C बराबर C डैश, ये नहीं रखने पर और ये रखने पर धारिता। ये बात नंबर हो गई आपके पास में 1। अब आ जाइए, C की वैल्यू कितनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो मैं इस C की जगह लिख रहा हूं, लेकिन C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये बात नंबर 2।
तो फिर सी तथा सी डैश कितना आएगा, सी डैश आएगा पैरावृत्त पदार्थ रखने पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। ठीक है, लेकिन इस केस में आपके पास में डिस्टेंस डी डैश आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, नई स्थिति के अंदर। तो फिर यहां से सी डैश की वैल्यू ये है, ये बात नंबर हो गई कितनी, ये 3। लेकिन 1 2 व 3 से पहले वाली स्थिति में डिस्टेंस थी, लेकिन जैसे ही टी मोटाई का आपने पैरावृत्त पदार्थ रखा तो अब आपने डिस्टेंस को एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया कि सी का मान किसके बराबर आ जाए, सी डैश के बराबर आ जाए। तो फिर हम ये कहें 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी का मान बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी डैश माइनस में टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन नॉट यहां से हो गया कैंसिल, तो लिख सकते हैं डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर बराबर किसके, डी के। और डी डैश माइनस डी इक्वल टी चला जाएगा माइनस का टी अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी डैश माइनस डी इक्वल टी इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, टी कॉमन ले लें यहां से, तो टी कॉमन ले लिया। तो अब आप यहां तक जो है वो नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि हम विभवांतर को नियत रखते हुए और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में इतनी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ भरें तो उसका एप्सिलॉन आर क्या होगा। हमारे को जो दूरी, जो अंतिम दूरी है वो डी डैश करनी पड़े, जिससे कि उसकी धारिता डी डैश करनी पड़े, जिससे उसकी धारिता सी डैश किसके बराबर आ जाए, सी के, अर्थात सी का मान सी डैश के बराबर हो। तो अब यहां से डी मान रखें तो डी डैश माइनस डी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। डी डैश की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, अंतिम डी डैश माइनस डी की वैल्यू ये है 2.4 इंटू 10⁻⁻3। तो अब हम ये डी डैश माइनस डी की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आ गया ये आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻3 बराबर टी की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। देखिए ये मैंने डी डैश माइनस डी का और किसका मान रख दिया, ये रख दिया मैंने टी का 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहां मैं इसको पूरा कर देता हूं। देखिए क्या 2.4 3 8 जा, ये 3 से कैंसिल करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा। तो इधर रह गया 0.8 इक्वल यहां रह गया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और यहां से आपके पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आएगा प्लस का, और 1 में जो है वो कितना ऐड हो जाएगा, 1 में हो जाएगा 0.8 1 माइनस 0.8 1 माइनस 0.8। तो ये चीज आपके पास में कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.8, ये चीज हो गई 0.2 के इक्वल 0.2 से मतलब 2 अपॉन में 5 2 अपॉन में 10 और 2 अपॉन में 10 से मतलब 1 अपॉन में 5। तो फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर 1 अपॉन 5 है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी रह गई, वो 5 रह गई। तो इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो आपके पास में 5 आ गई। अब ये थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल बनता है। तो यहां आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि पहली स्थिति में धारिता और दूसरी स्थिति में धारिता सेम रहे, लेकिन वो एडजस्टमेंट कैसे होगा कि जैसे ही प्लेट डालोगे तो अब ऐसी स्थिति के अंदर धारिता तो बढ़ेगी, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप उस दूरी को बढ़ा दोगे और दूरी को बढ़ा करके सी डैश की वैल्यू उतनी ही ले आओगे जितनी वैल्यू किसकी है, सी की है। इसलिए ये कंडीशन लग गई कि सी बराबर क्या हो गया, सी डैश, और ऐसा होते ही आपके पास में एप्सिलॉन आर का मान ये आ जाएगा। तो इसे आप जो है नोट कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास में
सेवंथ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 क्या कहती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7? देखिए, पहली बात तो मैथमेटिक्स क्या दी हुई है। मैथमेटिक्स दी गई है कि आपके पास में 125 बूंदे हैं, तो बूंदों की संख्या ये 125 है। ठीक, इनको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इस पर विभव तथा ऊर्जा कितनी होगी? तो विभव कितना आ जाएगा बड़ी बूंद पर, विभव का मान आपको निकालना पड़ेगा, और इसमें ऊर्जा जो है वो पहले की कंपेरिजन में कितनी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि बूंद गोलाकार है, तो फिर छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या ये हम स्मॉल आर मान लेते हैं। बड़ी बूंद जो बनेगी उसकी त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब 125 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है, और साथ ही आपको दे रखा है कि छोटी बूंद के ऊपर जो विभव है वो 200 वोल्ट है। तो छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव Vs बराबर 200 वाट, और बड़ी बूंद पर विभव ये Vv की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और हम ये भी मान लेते हैं कि छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता Cs और बड़ी बूंद की धारिता Cv। हमें फाइंड आउट करना है कि बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो कितने गुना हो जाएगी छोटी बूंद की तुलना में, ये हमें और फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें बताना है, एक तो बड़ी बूंद पर विभव का मान कितना हो जाएगा, और एक छोटी जो बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो छोटी बूंद की ऊर्जा की तुलना में कितनी हो जाएगी। दी हुई जो संख्यात्मक मान है वो सिर्फ आपके पास में यही है, ये तो हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, विभव कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जब हम बूंदों को कलेक्ट करेंगे तो बड़ी बूंद की छोटी बूंद से 125 छोटी बूंदों पर जितना आवेश है उतना ही आवेश एक बड़ी बूंद पर होगा। ठीक, तो ये सॉल्यूशन कैसे, 125 छोटी बूंदों पर आवेश, बूंदों पर आवेश किसके बराबर है, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश। ठीक, तो फिर आवेश की जो वैल्यू है 125 QS बराबर QV, लेकिन 125 CS VS क्यू बराबर CV बराबर CV VV, ये फार्मूला था, Q बराबर CV वाला। ठीक, और यहां से हम देखें कि 125 बूंद गोलाकार है, तो गोले चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू VS बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r VV। देखिए मैंने CV की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, VV ऐसा कैसे रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल,
आपको वैल्यू चाहिए किसकी, वीबी की, लेकिन वीएस की वैल्यू आपको गिवन है और ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान मालूम नहीं है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी बड़ी बूंद का विभव, तो वी बी बराबर, फार्मूले को एडजस्ट करें, 125 बटे में वी एस, 125 वी एस, ठीक, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वी बी की, तो 125 वी एस इंटू आर अपोन में कैपिटल आर, देख सकते हैं ये आर को हमने इसके अपोन में शिफ्ट कर दिया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी बी की, ये वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन अब यहां से हम ये देखेंगे कि ये आर कैपिटल अपोन में कैपिटल आर कितना होगा, वीएस की वैल्यू तो आपको मालूम है कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखी है, लेकिन दोनों बूंदों की त्रिज्याओं का ये अनुपात आ जाए तो फिर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये मैं नंबर 1 दे दूं तो फिर यहाँ 125 बूंदों का आयतन, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर हमें निकालना पड़ेगा, तो 125 बूंदों का आयतन, बूंदों का आयतन किसके बराबर है, एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद का आयतन, बोलो 125 गुणा में 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तो पाई आर क्यूब, क्या हुआ 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, घनमूल ले लेंगे तो 5r बराबर कैपिटल आर आ जाएगा, और r बटे में कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि हम स्मॉल आर अपोन में कैपिटल आर चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/1, ये 5 हो गया, ये बात नंबर 2। तो फिर 1/2 से, 1/2 से देखिए रिजल्ट क्या बनता है, यहां से वी बी बराबर 125 इंटू में वी एस की वैल्यू कितनी है 200, ये दे रखी, और स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी 1/5 इंटू में 1/5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 25, और वीबी की वैल्यू ये आ जाएगी 25 दूनी 50, 5000 वोल्ट, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, वीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 125 छोटी बूंदों पर आवेश होगा वो एक बड़ी बूंद पर आवेश के बराबर होगा, किससे, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। तो 125 इंटू में आवेश का मान Q इक्वल CV होता है, तो CSVS कर देंगे, यहाँ QB की जगह CVB भी कर देंगे, लेकिन गोलाकार है तो 4πr, यहाँ भी 4πr कैपिटल आर, ये VS और VB साथ रहेंगे, यहाँ से हमें VB निकालना है तो हमें स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर चाहिए, VS चाहिए, VS तो हमें मालूम है। फिर इन त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालना है, 125 बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद का आयतन के बराबर है, तो फिर यहां से हम 125 छोटी बूंदों का आयतन निकालेंगे तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब, ये इनकी त्रिज्याओं में संबंध आ जाएगा, तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये वीबी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हो गया पहला पार्ट हमारे पास में। अब बात आती है कि बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो छोटी बूंद की ऊर्जा की तुलना में कितनी होगी, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखिए एक बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं ऊर्जा के लिए, एक बड़ी बूंद की ऊर्जा, ये सेकंड पार्ट है, एक बड़ी बूंद की ऊर्जा UV बराबर, ये आ गई आपके पास में कितना होता है 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CV VB स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से हम इस ऊर्जा को जो है वो लिख सकते हैं। और 136 बूंदों की 25 छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, तो फिर 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा ये कैसे लिख सकते हैं, US बराबर 1/2 CSVS का स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 3 आ गई थी। एक सॉल्यूशन तो यहाँ हो चुका था, लेकिन ये हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको मैं नंबर कितना दे दूं 4, और इसका दे दूं कितना 5, ठीक। अब मेरे को तो UB अपॉन US निकाल लेना है, तो 4 को भाग दे दें किससे 5 से, तो फिर कितना आ जाएगा UB बटे में US इक्वल 1/2 कितना है CV VB स्क्वायर, और ये जाएगा ऊपर 2/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास CS अपॉन में
CS/VS²। उलट दिया, इसका भाग देंगे तब 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ऊपर जो हमारे पास में था विभव कितना था, VB, और ये कितना था, VS। तो फिर UB बटे में US की जो वैल्यू आई और उसमें 125 भी आएगा, 125 छोटी बूंदों का है तो 125 की गुणा भी है यहाँ। तो फिर मैं यहाँ नीचे जो है इनटू में US का भाग दे रहे हैं तो ये 125 जो है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इनटू में 125 नीचे। तो हमने 4 को किससे डिवाइड किया, 4 को हमने 5 से डिवाइड किया। तो ये चीज आपके पास में कितनी रह गई, ये रह गई CB अपॉन में CS, VB अपॉन में VS का होल स्क्वायर और इनटू में 1/125। ठीक है, ये चीज जो है वो हमारे पास में आ जाती है। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, UB अपॉन में US इक्वल CB की वैल्यू 4πε0 कैपिटल R, CS की वैल्यू 4πε0 स्मॉल r, इनटू में VB अपॉन VS का होल स्क्वायर और इनटू में 1/125। लेकिन ये 4πε0 कैंसिल हो जाएगा और यहां आप देख रहे हैं कैपिटल R और ये समीकरण 2 से क्या रिजल्ट आएगा, इसको उलट दोगे तो ये आपके पास में 5/1 हो जाएगा। तो UB बटे में US इक्वल 5/1, ये त्रिज्याओं का अनुपात यहां से ले लेंगे उलट करके, इनटू VB की वैल्यू जो है वो 5000, VS की वैल्यू कितनी 200, इसका होल स्क्वायर और इनटू में 1/125। ठीक, जब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखना, ये हमारे पास में 25 आएगा। क्या आएगा ये 25। तो UB बटे में US बराबर 25। दिस एम्प्लाइज UB जो है वो 25 गुना है किसकी, US की। ये हमारे पास में जो है सेकंड का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है बड़ी बूंद की ऊर्जा जो है वो छोटी बूंद की ऊर्जा की तुलना में कितनी होगी ये भी हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक। थैंक यू।